income and other goals. Goals not equal to income. There are goals other than income. Besides seeking more and more income one way on the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. Quality of life dependent on material plus नॉन मटेरियल थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ ज़्यादा इनकम हो वहीं पे डेवलपमेंट होगा या वही मेन गोल है। इनकम के अलावा हमें सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, वहाँ पे रिस्पेक्ट है कि नहीं, और वहाँ पे फ्रीडम है कि नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई जगह है वहाँ पे आपकी सैलरी है 50,000 पर वो आपसे आपके घर के 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, रिस्पेक्ट प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट भी सही नहीं है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे काम करेंगे? हर समय ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम केवल इनकम को देखें, इनकम को मतलब कि मेन इनकम को ही अपना प्रायोरिटी दें। हर बार ज़रूरी होता है कि हम जॉब सिक्योरिटी भी देखें, फ्रीडम भी देखें, और वो हमारे काम करने योग्य है कि नहीं वो जगह, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ज़रूरी हर बार यही नहीं होता है कि हमारा मेन मकसद केवल इनकम को मतलब देखना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे काम करने जाता है तो हमेशा वो मिक्स चीज़ों को देखता है, मल्टीपल चीज़ों को देखता है, जैसे कि इनकम सही है कि नहीं, वहाँ का जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, इन्वायरमेंट सही है कि नहीं, फ्रीडम है कि नहीं। और इसको हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी हम कर चुके हैं। नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय का विकास क्या होगा, राष्ट्रीयता का विकास क्या होगा। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो likely differ similar to developmental goals. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting nation of the कंट्री डेवलपमेंट। जैसा कि राष्ट्रीय की यानी कि अपने देश के भी विकास पे कई व्यक्तियों की सोच मतलब डिफर कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, टकरा सकती है। जैसे कि हमने डैम वाला एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कि कहीं डैम बनना है, वहाँ पे केवल 50 लोग का ही फ़ायदा होगा, तो हमेशा गवर्नमेंट देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट सुविधा मतलब कि जो गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रख के प्रोवाइड करती है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, तभी पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा। यही नेशनल डेवलपमेंट होता है। हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट, टू मेक श्योर हाउ मेनी पीपल गेट एडवांटेजेस ऑफ द पार्टिकुलर डेवलपमेंट, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल। इसको हमने डिस्कस कर चुका है कि गवर्नमेंट हमेशा यही देखती है कि हम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी विकास का काम कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अलग अलग देशों को, अलग अलग स्टेटों को हम डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे कंपेयर करते हैं। डिफरेंट नेशन हैव डिफरेंट पीपल, इट इज़ वेरी कंट्री टू कंट्री। इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कंट्रीज, माफ़ कीजिएगा थोड़ा जबान लड़खड़ा गया, एक्टिविटीज ऑफ कंट्री टू कंपेयरिंग टू कंट्री। हर देश के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि भारत के लिए डेवलपमेंट यही होगा कि हम चांद पे पहुंच जाएं। डेवलपमेंट कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है। पाकिस्तान के लिए, जैसे कि पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे मेन गोल यही होगा कि खाना मिल जाए, आटा मिल जाए, और भारत के लिए डेवलपमेंट यही होगा कि हम चांद पे पहुँच जाएँ। और भी जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनके लिए हर एक के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होगा। जैसे अमेरिका के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाए या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा एडवांस हो जाए, वो डेवलप्ड कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो जाए। वहाँ पे मतलब कि हर कहने का पूरा मतलब यही है कि कंट्री टू कंट्री डेवलपमेंट का भी मतलब अलग अलग होता है। हर कंट्री के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। कोई अमीर कंट्री है तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा से अच्छा देगा, कोई गरीब कंट्री है तो बस वो वही चाहेगा कि उनके लोगों का केवल पेट भर जाए, अच्छे से खाना मिल जाए। इसके बाद से हम देखेंगे व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की इनकम कैसे निकाली जाती है, कैसे निकलती है। कंपैरिजन शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज इनकम,
किसी कंट्री की इनकम कितनी होगी वो उसके हम एवरेज इनकम पे जज करते हैं। एवरेज इनकम मतलब कि कंट्री के, उस देश के सभी आदमियों के पास औसतन कितना पैसा है। एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम यानी कि जितने लोग वहाँ पे कमा रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है, जितने वहाँ पे इनकम लोग कमा रहे हैं और जितनी पॉपुलेशन उसे डिवाइड करने पे हमें एवरेज इनकम कंट्री की आ जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं उस कंट्री की। वर्ल्ड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है वो पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होती है। यूज टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कंट्रीज विच per capita income $49,300 per annum and above in 2019 are called rich countries, and those which per capita income of $2,500 or less than are called low income country। यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कब उस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, पुअर कंट्री कहते हैं या डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। किसी भी कंट्री की इनकम 49,300 है या उससे ज़्यादा है तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। यानी कि एक साल की औसतन आयु किसी व्यक्ति की उस देश में मिनिमम $49,300 पर एनम यानी एक साल में होनी चाहिए, तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह देते हैं। और किसी कंट्री की, और ये हमारा 2019 का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का 2019 का डेटा है। और किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर एक साल में उसका एवरेज निकाला जाए पर पर्सन, तो अगर वो $2,500 से कम है या उतना है तो उसे हम पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री कह देते हैं। और हमारा जो इंडिया है ये बीच में लाई करता है, ना ही ये डेवलप है ना ही ये पुअर है, ये डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन $6,700 पर पर्सन पर एनम है हमारा इंडिया। ये 2017 का डेटा है, तो ये भी बहुत खास, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं है। ये भी डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश। और हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है $6,700 पर एनम है। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन बट दे हैव डिस्पैरिटीज। यानी कि केवल हम किसी देश को एवरेज इनकम के आधार पे उसको हम नहीं जज कर सकते। कई फैक्टर होते हैं किसी डेवलप कंट्री को डेवलप्ड बोलने के लिए, जैसे कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है। अगर सब कुछ अच्छा है तभी हम उसको डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। इनकम के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते हैं किसी कंट्री को। अगर मान लीजिए किसी कंट्रीज़ के पास इनकम ही बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पे लोगों को बोलने के लिए आज़ादी ही नहीं है, तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते हैं। इट इज़ नॉट टेल हाउ टू इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द पीपल। केवल इनकम के बेसिस पे हम किसी कंट्री को जज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हैप्पीनेस रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, वहाँ पे लिटरेसी का रेट कितना है, सब कुछ देखते हुए ही हम जज कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है या पुअर है। केवल इनकम के बेसिस पे हम उसे जज नहीं कर सकते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, etc। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे डिस्कस कर ही लिया है कि केवल इनकम के बेसिस पे हम नहीं जज कर सकते। वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी हैं, वहाँ पे हैप्पीनेस रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है और फ्रीडम है कि नहीं, ये सब देखते हुए ही हम किसी चीज़ को जज कर सकते हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज द proportion ऑफ 1000 लिव बॉर्न चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चे अपने 1 वर्ष कंप्लीट करने से पहले ही मर गए, उसी को हम इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में 1 साल से अपना 1 वर्ष कंप्लीट करने से पहले ही कितने बच्चे मर गए, उसी को हम इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड है। मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 and above एज।
यानी कि कितने लोग 7 या उससे ज़्यादा के एज के स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट मतलब ये कि कितने बच्चे 7 साल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं और वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि 14 या 15 साल के बच्चे कितने हैं जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उसी को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसको हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है हम लोगों ने। पब्लिक फैसिलिटीज़, money in your pocket cannot buy all goods and services and you may need to be live well. Example, pollution free environment, protection from infections, disease. केवल हम पैसे से हर चीज़ को नहीं तोल सकते या खरीद सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे जैसे कि अभी कोरोना फैला था वैसा कुछ माहौल वहाँ पे नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर रीजन में। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ही कहीं पे काम करते हैं या वहाँ पे जॉब लेने जाते हैं, इसी को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द थिंग, जैसे कि हम पैसे से अपनी आज़ादी नहीं खरीद सकते या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते या प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस, जैसे कि पैसों से हम वहाँ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन है उसको नहीं, मतलब उससे हम नहीं बच सकते। इन सब को हम ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। सिग्निफिकेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज द प्रोवाइड टू गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब यही होता है कि जैसे कि पब्लिक फैसिलिटी जो जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज़ हैं, वो सारे जितने भी लोग हैं उनको कम से कम रेट पे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। या अगर ये सब रेट कम पे नहीं मिलेगा तो जितने भी गरीब हैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, केवल अमीर ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जैसा हम साफ शब्दों में बोल सकते हैं, असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि अपनी जितने भी सुविधाएं हैं उस पर कम से कम पैसा ले उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लोगों का फ़ायदा हो। जैसा पे केरला के एग्जांपल दिया हुआ है, केरला में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अच्छी फैसिलिटीज़ देती है। जैसे कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोलती है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, यानी कि बच्चे जो 1 साल से कम की अवस्था में मर जाते हैं उसको कम करने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा भी देती है कम से कम रेट पे वहाँ। इसीलिए केरला हमारे देश में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो स्टेट है हमारे देश का, वो केरला ही है। केरला का हर चीज़ अच्छा है। और केरला की गवर्नमेंट PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकान होती है, वहाँ पे भी अच्छी सुविधाएं हैं केरला में। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब PDS जितने भी सिस्टम है ये सब गरीबों को अच्छे से अच्छे और कम से कम रेट पे प्रोवाइड की जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, क्राइटेरिया यूज टू फाइंड द वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। ये BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि पर्सन का वेट अगर ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है, अगर वेट कम है तो अंडर नरिश्ड है, और अगर हिसाब से अगर जितना BMI निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से है तो वो नरिश्ड है। हाउ टू फाइंड BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने के लिए वेट इन kg, वेट को हम kg में लेंगे, डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट जो है 25 kg है और उसका हाइट 1 मीटर है, 1 मीटर यानी 3 फीट होता है, उसको हम स्क्वायर करेंगे हाइट का, उसके बाद जितना आएगा यहाँ पे इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो जितना यहाँ पे आएगा वही उस व्यक्ति का BMI होगा। जैसे कि वेट है 25 kg, हाइट है 1 मीटर, इसका स्क्वायर करके फिर 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दी हुई है लेस देन 18, अगर 18 से उसका वेट कम आ रहा है तो वो अंडर नरिश्ड है। मोर देन 25, अगर 25 या 25 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ओवर वेट है। बिटवीन 18 एंड 25, अगर कोई किसी व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स
18 kg से लेके मतलब 18 से लेके 25 के बीच में आ रहा है तो वो नरिश्ड है, यानी कि वो हेल्थी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR published by United Nations Development Program compare countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। ये जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, सबको देखते हुए वहाँ पे ये पब्लिश किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग आर आल्सो सेम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। जैसे हेल्थ हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब हम देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? BMI यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। ये बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि कोई पर्सन ओवरवेट है, नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है। हाउ टू फाइंड BMI, बॉडी मास इंडेक्स हम फाइंड कैसे करते हैं? इसके लिए हम वेट को केजी में लेते हैं, हाइट को मीटर स्क्वायर में लेते हैं और उसके बाद जितना भी हाइट होता है उसे हम जितना वेट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का वेट 15 kg है और हाइट जो है 1 मीटर है, तो हम हाइट का हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जितना आएगा यही उस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का BMI बॉडी मास इंडेक्स आएगा। और ये मान लीजिए कैसे पता चलता है कोई पर्सन अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है या नरिश्ड है? अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम आ जाए तो वो पर्सन अंडर नरिश्ड है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। अगर ये 25 या उससे ज़्यादा आ जाए तो वो पर्सन ओवरवेट है। अगर ये 18 से 25 के बीच में है तो वो पर्सन जो है नरिश्ड है, यानी कि वो स्वस्थ है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसके तहत ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है उस देश का, वो कितना लिटरेट है, कितना लिटरेट मतलब होता है कितना पढ़ा लिखा है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है उस देश का एजुकेशन कैसा है, उस देश का हेल्थ कंडीशन क्या है, उस देश का पर कैपिटा इनकम क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए HDR जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको पब्लिश करता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आउन नीड्स। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट का जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन में जितने भी फ्यूल्स है, अब नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसको बिना फ्यूचर जनरेशन को बिना उसको किसी भी प्रकार का हार्म पहुँचाते हुए अगर हम इन सब चीज़ों को यूज करते हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। इसके तहत ये होता है कि मान लीजिए कोयल है, पेट्रोलियम है, अगर कोयल पेट्रोलियम को हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी यूज कर देंगे तो ये फ्यूचर में बचेंगे ही नहीं, ये लिमिटेड है। इसीलिए हमको इसको ऐसे यूज करना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें आने वाले जो जनरेशन उसको कोई तकलीफ ना हो, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।